चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखें। समीर जी, ऋतु सरोज, चंद्रेश जी, सबको नमस्कार। और ये जो पहला प्रश्न है, पटोला नामक कपड़ा निम्न में से पटोला नामक कपड़ा के लिए निम्न में से कौन सा स्थान विख्यात था? तो पटोला ये जो स्थान है मध्यकालीन भारतीय कुछ स्थल हैं जो अपने कुछ विशिष्ट उत्पादों के लिए विख्यात हैं। तो इसमें से पटोला जो नामक कपड़ा था ये आपका अहमदाबाद इसके लिए विख्यात है, बयाना नील के लिए विख्यात है, ये सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, और अनहिलवाड़ व्यापारियों का तीर्थस्थल बोला जाता था, व्यापारियों का तीर्थस्थल बोला जाता था ये। और मुल्तान जो है वो अपनी तलवार निर्माण के लिए विख्यात था। इब्न बतूता भी इसका उल्लेख करता है, तलवार, इस्पात की तलवार के लिए यह स्थान विख्यात था। ठीक, तो पटोला अहमदाबाद। ठीक, आगे चलें। दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए। किसने काला टंका नामक सिक्का जारी किया था? काला टंका नामक सिक्का, काला टंका, सवाई टंका, इस तरह के सिक्का, सवाई टंका, इस तरह का सिक्का जारी करने वाला निम्न में से कौन शासक है? तो दूसरे का आंसर आए जल्दी। सिक्का जब करा रहे थे तो उस समय सभी सिक्के करा दिए थे, प्राचीन और मिडवल, एंसेंट मिडवल सभी सिक्के हो गए थे। तो उसी समय की बात है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। जो ये काला टंका नामक सिक्का, टंका आप जानते हैं, टंका और जीतल दो प्रकार के सिक्के हैं। टंका जो चांदी का सिक्का होता था टंका बोला जाता था, जीतल तांबा का सिक्का होता था। और इसी टंके में भी कई प्रकार के सिक्के, कई प्रकार के सिक्के अपने विभिन्न भार या माप के अनुसार जारी किए गए थे भिन्न भिन्न सुल्तानों द्वारा। टू डी इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी शैली का सिक्का जारी किया, शुद्ध अरबी शैली का सिक्का इसने जारी किया था। और टंका और जीतल, टंका जीतल, हालांकि सिक्के इसके पहले भी हैं, गजनवी के भी हैं, गोरी के भी हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि शुद्ध अरबी शैली के हैं। और यहीं से सिक्कों पर जो टकसाल का स्थान था, कहाँ ढाला गया है, वो स्थान भी अंकित किया जाने लगा। तो ये टंका है, सिंपल टंका है। ये जो काला टंका है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है। काला टंका, सवाई टंका, दिरहम, 200 ग्रेन का सोने का सिक्का इसने जो चलाया, 200 ग्रेन का, जिसे दिरहम बोला गया। तो ये इसी समय चला। आदली नामक सिक्का, आदली नामक सिक्का 144 ग्रेन का था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय जारी किया गया था। ठीक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अलाउद्दीन खलजी के जो प्रमुख सिक्के हैं उसमें यगनी, दुगनी, इकन्नी या दुकन्नी, यगनी या दुगनी और दुगनी, इसे एकन्नी कहें, इसे दुकन्नी कहें। तो ये सिक्का इसके समय जारी किया गया था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा शासक है जो अपने पिता का नाम भी अपने सिक्कों पर अंकित कराता है। अपने पिता यानी गियासुद्दीन का नाम भी इसने अंकित कराया था और उसे अल शहीद, उसकी उपाधि अल शहीद के रूप में इसने उसके अपने सिक्कों पर अंकित कराई थी। ठीक, किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है? देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित किसके सिक्कों पर मिलती है? गोरी। अच्छा, यहाँ दोनों नाम गोरी ही हो गए हैं। एक नाम को आप महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी
महमूद गजनवी कर लें, महमूद गजनवी। ठीक, अब आप तीसरे का आंसर, लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों पे अंकित है और दोनों लिपियां हैं इसमें, देवनागरी लिपि भी है। तो ये लक्ष्मी आकृति के जो सिक्के हैं पहले से भी चलते रहे, पूर्व मध्यकाल में भी लक्ष्मी आकृति के सिक्के चल रहे हैं, इस समय भी उसी का अनुकरण करते हुए इन्होंने तीसरे का बी, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है, देवनागरी लिपि में भी है। और गजनवी के सिक्कों की खासियत क्या है कि इस पर घुड़सवार शैली के सिक्के गजनवी के हैं, घुड़सवार शैली के, और देवनागरी में इसने अपनी उपाधि भी अंकित कराई है। तो देवनागरी दोनों में मिलती है। ठीक, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? विजयनगर कालीन शासक हैं, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि विजयनगर कालीन किस शासक ने धारण की थी? तो विजयनगर शासकों में पहले शासक हैं हरिहर प्रथम, दूसरे शासक हैं बुक्का प्रथम, फिर आपके देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये क्रम आपका चलता है। तो इनमें से किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? चौथे का विजयनगर के कुछ शासकों में जैसे ये हैं, ये एक तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, कुछ शासक प्रौढ़ देवराय, मल्लाड़ी प्रौढ़ देवराय की उपाधि भी धारण करते हैं, जैसे मल्लिकार्जुन है वो मल्लाडी प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण करते हैं। कृष्णदेवराय की जो प्रख्यात उपाधि है वो आंध्रभोज की है। तो इसी प्रकार यवन राज स्थापनाचार्य की भी उनकी एक उपाधि है कृष्णदेवराय की। तो कृष्णदेवराय की दो महत्वपूर्ण उपाधियाँ, और भी उपाधियाँ, लेकिन दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक आंध्रभोज और एक यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि। तो इस प्रश्न में फोर सी देवराय द्वितीय तो बहुत बाद की इनकी उपाधि गजवेटकर की है, गजवेटकर। ये उपाधि बुक्का प्रथम की है, बुक्का प्रथम ने सबसे पहले वेदमार्ग, ये दोनों जो है ये महाराज या राजा की उपाधि नहीं धारण करते हैं इसी उपाधियों के माध्यम से। तो ये बुक्का प्रथम की उपाधि है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। सायणाचार्य इसी समय है, इन्हीं के समय। विद्यारण्य और विद्यारण्य के जो शिष्य हैं सायणाचार्य, वो दोनों इन्हीं लोगों के समय हैं जो वेदों पर टीका लिखते हैं। ठीक, वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना, वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना कब की? तुलु वंश की स्थापना विजयनगर में, आप देख रहे हैं कि विजयनगर में कई वंश देखने को मिले हैं, जिसमें आपका सुलु वंश है, तुलु वंश है, अरिमेड़ु वंश है। तो इन वंशों की समय समय पर स्थापना हुई, तो 3-4 बार राजगद्दी एक वंश से दूसरे वंश में गई है। तो सबसे पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो आपका सुलु वंश से हुआ। सुलु वंश के बाद सुलु वंश बहुत थोड़े दिन ही शासन कर पाया, लगभग 7-8 साल। उसके बाद तुलु वंश आ गया, और तुलु वंश के बाद अरिमेड़ु वंश, जब सदाशिव राव शासन कर रहे थे तो राम राय के पुत्र ने उन्हें हटाकर अरिमेड़ु वंश की स्थापना की, और वही अंतिम वंश है। तो ये जो तुलु वंश है, इसका आंसर 5D 509 नहीं, बल्कि थोड़ा सा और पहले आए 505, क्योंकि 505 में ही इसकी 509 में तो कृष्णदेवराय शासक बन जाते हैं। तो इस वंश के, तुलु वंश के जो संस्थापक हैं वो वीर नरसिंह हैं। वीर नरसिंह इस वंश के संस्थापक हैं और 1505 से 1509 तक शासक हैं। इसके बाद कृष्णदेवराय शासक बन जाते हैं। कृष्णदेवराय किस वंश के हैं? कृष्णदेवराय तुलु वंश के ही हैं। 509 से
1509 से 1529 जो शासन काल है वो कृष्णदेव राय का है। इसके पहले जो वंश है वो सुलुव वंश है। सुलुव वंश 1498 में नरसिंह चंद्रगिरी के जो नायक हैं, नरसिंह जो सूबेदार हैं, नरसिंह ने इसकी स्थापना की। नरसिंह सुलुव ने इसकी स्थापना की। तो ये आपका बहुत कम समय तक 1498 से 1505 तक इमाड़ी नरसिंह इनके पुत्र हैं, वो शासक बनते हैं। उसके बाद जो है वीर नरसिंह यहाँ शासक बन जाते हैं। नरसा नायक को का संरक्षण था और उनके पुत्र वीर नरसिंह ने दूसरे वंश की स्थापना कर ली। ठीक, तो 1505 पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? अल्बुकर्क का एक तो समय ध्यान कीजिए, अल्बुकर्क का काल कब है और इन शासकों में इनका काल कब है। अगर इनके काल भी आपको ध्यान है तभी आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो यहाँ जो है 6 नंबर का आंसर, 6 का आंसर अल्बुकर्क यही शासक है जो पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ रूप से स्थापित करने का श्रेय इसी अल्बुकर्क को दिया जाता है। तो अल्बुकर्क 1509 से इसका शासन शुरू होता है 1515 तक, और इसी के समय गोवा पर पुर्तगालियों ने विजय प्राप्त की थी। और इसने फादर लुई को, और ये काल कब का है? 1509 से 1529 तक का इनका शासन काल है। तो इसी शासन काल में आया होगा, तो कृष्णदेव राय का शासन काल है। ठीक, 6 से बिल्कुल सही आंसर। महमूद गवा किसके शासनकाल में पहली बार वजीर नियुक्त किया गया था? बहमनी साम्राज्य का बहुत ही विख्यात वजीर है और यह एक व्यापारी के रूप में आया था, लेकिन यहाँ बहमनी साम्राज्य में इसने शासन में भी भाग लिया और वजीर पद को प्राप्त किया। और इसने वजीर रहते हुए जो कार्य किए बहमनी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तो उसमें इसने अनेक कार्य किए। जैसे जो प्रांत थे, प्रांतों में सिर्फ एक ही किला प्रांतपति के अधीन रहने दिया गया, अन्य सभी किले केंद्र के अधीन कर लिए गए, जिससे कि प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहे। उनसे जो राजस्व वसूली की जाती थी उसमें सख्ती बरती गई। साथ में इसने भूमि माप कराया, भूमि माप करा के उसके बाद राजस्व का निर्धारण किया। तो इस प्रकार इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। खुद भी विद्वान है। इसने रौज़तुल इंसा नामक ग्रंथ भी लिखा था। माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत ही ईमानदार था, खुद ही चटाई पर सोता था और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करता था। तो इसका जो है ये मोहम्मद शाह तृतीय के समय वजीर बनता है पहली बार, और हुमायूं अहमद शाह द्वितीय या हुमायूं अहमद शाह द्वितीय ने बल्कि हुमायूं के समय, अलाउद्दीन अहमद शाह के समय, हुमायूं जो शासक थे इनके समय यह राजकीय सेवा में आता है। राजकीय सेवा में इनके समय आया और वजीर इनके समय बना, और इसी समय इसकी हत्या कर दी गई। दक्षिण में 2 प्रकार के अमीर हैं, एक विदेशी अमीर है, विदेशी अमीरों का ग्रुप था, एक भारतीय अमीरों का ग्रुप था। तो ये विदेशी अमीरों के ग्रुप का नेता था, लेकिन यह दोनों ग्रुपों में समन्वय स्थापित करने में सफल रहा था। दोनों ग्रुपों में समन्वय स्थापित करने में सफल रहा था। तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय वजीर बना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने कब की थी? बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना
हसन गंगू द्वारा, हसन गंगू, इन्हें बहमन शाह बोला जाता है। उन्होंने तो स्थापना कब की है इन्होंने? 7-8 का आंसर हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य, फरिश्ता कहता है कि यह एक गंगू नामक ब्राह्मण का शिष्य था और उसे मोहम्मद बिन तुगलक का संरक्षण प्राप्त था, और बाद में उसी के सम्मान में इसने अपने राज्य को बहमनी वंश भी कहा। 8A नहीं बल्कि 8B, ये जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का वर्ष है। विजयनगर की स्थापना होती है और यहाँ बहमनी साम्राज्य की, ठीक। तो पहले विजयनगर की स्थापना होती है, फिर बहमनी की स्थापना होती है, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का काल है ये। मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह जो है स्वतंत्र होता है। दरअसल उस समय मालवा से विदेशी अमीरों का विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो गुजरात होते हुए और आपके देवगिरी तक गया था, और वहाँ दौलताबाद में यह विद्रोह इसी के नेता जो है आपके हसन गंगू हैं, उन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली। 9। अब कुछ भूमियाँ हैं और ये किससे संबंधित हैं? तो भंडार
अब आवाज़ आ रही है? हाँ, बिना आवाज़ के मज़ा नहीं आ रहा है बस। आवाज़ जब आए तो बता दीजिएगा। आ रही है आवाज़? आवाज़ अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है ना? अब आवाज़ आ रही है? ठीक है अब। हाँ, तो ये जो है किस मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो लगाने की बात कही गई थी, सबसे बड़ी मूर्ति जो नंदी की है, तो उसमें जो है लिपाक्षी मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य के समय बना था। विजयनगर साम्राज्य कालीन जो मंदिर हैं वो भी सब आपके दक्षिण द्रविड़ शैली में ही हैं। तो इसमें लिपाक्षी मंदिर में सबसे बड़ी नंदी की, और इसमें जो है द्वितीय सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है, और ये एक ही पत्थर से बनी हुई है, एकास्मक है। इस मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। कृष्णदेवराय ने जिन अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया उसमें हजारा मंदिर है, विठल स्वामी मंदिर है, ये अनेक मंदिर हैं इस ग्रुप में। ठीक, लिपाक्षी मंदिर में मूर्तियाँ भी मिलती हैं और यहाँ चित्रकारी भी मिलती है। तो विजयनगर कालीन जो चित्रकारी वो लिपाक्षी शैली बोली जाती है। इसी के आधार पर विजयनगर कालीन जो चित्रकारी है, चित्रकला है, उसे लिपाक्षी शैली बोला जाता है। तो इसमें चित्रकला भी मिलता है, चित्रकारी भी मिलती है। ठीक, मलिक शर्वर ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में किया था? उस समय कौन सुल्तान था जब मलिक शर्वर ने, मलिक उशर्क पूर्वाधिपति जिससे उपाधि दी गई थी, मलिक उशर्क, तो इसने जो है किसके शासनकाल में जौनपुर को स्वतंत्र राज्य स्थापित, जौनपुर की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया, दिल्ली से अपना विच्छेद कर लिया। तो वो कौन से शासक हैं? ठीक, तो इसमें जो है इस प्रश्न का उत्तर 12 का मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, खिरिज खां। 12 नंबर का उत्तर। 12 का उत्तर आप लोग जल्दी दे दें, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, 12 ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो राज्य स्वतंत्र हुए थे उसमें आपका बहमनी है, विजयनगर है, विजयनगर। ये नासिरुद्दीन महमूद शाह जो हैं इनके समय जौनपुर स्वतंत्र हुआ। जौनपुर, क्योंकि जौनपुर तो आपका फिरोज तुगलक के भी समय में है, क्योंकि फिरोज तुगलक ने ही जौनपुर नगर की स्थापना की। और जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये स्वतंत्र होता तो फिरोज वहाँ जौनपुर नगर की क्यों स्थापना करता? तो जौनपुर नगर की स्थापना करता है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही उस नगर की स्थापना कराता है, और यह नासिरुद्दीन महमूद के समय आकर स्वतंत्र हो जाता है। इन्होंने ही इसे मलिक उशर्क की उपाधि दी थी। ठीक, बहलोल लोदी। अच्छा, अब ये स्वतंत्र हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय, और बहलोल लोदी ने इसे पुनः दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। दिल्ली साम्राज्य में पुनः बहलोल लोदी ने जौनपुर को मिला लिया। ये बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जौनपुर को पुनः दिल्ली साम्राज्य में मिला लेना। ठीक, रामानुजाचार्य किससे वेदांत की शिक्षा ग्रहण किए थे? रामानुजाचार्य किससे वेदांत की शिक्षा ग्रहण किए थे? तो वेदांत की शिक्षा उन्होंने गौड़पाद से ग्रहण की थी। गोविंद योगी ये शंकराचार्य के गुरु हैं। ठीक,
किसने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया था? शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाँ ऋतु जी, क्या शुद्धाद्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य करते हैं, और उसके बाद विभिन्न मत आते हैं। द्वैतावाद आता है, द्वैताद्वैत आता है, विशिष्टाद्वैत आता है। तो इसमें से रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य का द्वैत्वाद्वैत, द्वैत्वाद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों को ये मिक्स कर लेते हैं। और बल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। निम्बकाचार्य का द्वैतवाद, इनका द्वैत है माधवाचार्य का, और निम्बकाचार्य का द्वैत्वाद्वैत, निम्बकाचार्य का द्वैत्वाद्वैत। शंकराचार्य ने तो अद्वैत की बात की, दो नहीं है, एक ही है। ईश्वर को ये सब कुछ मानते हैं, उसी से सब कुछ है, तो वो अद्वैत की बात करते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की, वो कहते हैं कि हाँ अद्वैत तो है, लेकिन इनमें एक विशिष्ट संबंध है, जीव जगत और ईश्वर में एक विशिष्ट संबंध है, इसलिए वो उसे विशिष्टाद्वैत कहते हैं। विशिष्ट है, अद्वैत तो है, लेकिन एक विशिष्ट संबंध भी है इन तीनों में, तो इसलिए उसे विशिष्टाद्वैत बोला गया। माधवाचार्य दोनों को बिल्कुल अलग अलग मानते हैं कि दोनों दो हैं, जीव और आत्मा और ईश्वर, इसलिए वो द्वैतवाद करते हैं। और निम्बकाचार्य दोनों को मिक्स कर देते हैं, द्वैत को भी और अद्वैत को भी, और कहते हैं कि द्वैत्वाद्वैत है। ये अभिन्न तो हैं, लेकिन इनमें भिन्नता भी है। भिन्नता किस बात को लेके है? स्वरूप को लेके है। ईश्वर से ही जगत और जीव है, लेकिन ये एक दूसरे से, ईश्वर में सभी विलीन है, सभी ईश्वर से ही उद्भूत हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों में, जो इन दोनों का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप, ये दोनों भिन्न है। तो अद्वैत तो होते हुए भी अद्वैत तो हैं, तो इसलिए द्वैत्वाद्वैत की बात करते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर बल्लभाचार्य। इसकी बात कभी फिर फुर्सत में होगी। ठीक, भक्ति आंदोलन हम लोग कभी फुर्सत में करेंगे, अभी तो एग्जाम का समय है। निम्न में से कौन भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन है? बंगाल गजट, दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, उदंत मार्तंड। 14/15 का भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र जो है ये पहला समाचार तो भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में ही था, बाद में हिंदी में प्रकाशित हुआ, लेकिन पहला समाचार पत्र आपका अंग्रेजी में ही है, और वो है बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा यह 1816 में प्रकाशित यह पत्र है, बंगाल गजट नाम से। दिग्दर्शन मार्शमैन के नेतृत्व में प्रकाशित हुआ था, मार्शमैन के नेतृत्व में, और यह 1818 में प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है, 1826 में जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित कराया गया था। ठीक, समाचार दर्पण इसी दिग्दर्शन का नया रूप है, ये मासिक है, मंथली है, और ये साप्ताहिक हो जाता है, तो 1819 में ये आकर साप्ताहिक होकर समाचार दर्पण के नाम से जाना जाता है। किसने प्रेस को जनमत का प्रतिबिंब बनाया? किसने प्रेस को जनमत का प्रतिबिंब बनाया? प्रेस को पहली बार जनमत के प्रतिबिंब के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसमें से जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स सिल्क बर्किंघम, राजा राम मोहन राय, क्रिस्टोस दास पाल,
कृष्णदास पाल। तो हिंदी में पहला उदंत मार्तंड है 1826 का। ठीक, जनमत का प्रतिबिंब, इसमें जो है विभिन्न सरकार की आलोचनाएं आदि भी की जाने लगी। 16 जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी पत्र को शुरू करने में सफल हुए थे। ठीक, लेकिन ये अभी प्रतिबिंब के रूप में नहीं स्थापित कर पाए। प्रतिबिंब के रूप में जिसने स्थापित किया वो आपके जेम्स सिल्क बर्किंघम। जेम्स सिल्क बर्किंघम, इनका भी जो पत्र है बंगाल गजट के नाम से ही है। बंगाल गजट के नाम से ही इनका भी पत्र था। तो इन्होंने प्रेस के, ये जो है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में एक क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। ये पत्रकारिता के युवराज बोले जाते हैं। पत्रकारिता के युवराज कृष्णदास पाल पत्रकारिता के युवराज बोले जाते हैं। ठीक, अब कुछ यात्री हैं जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो कौन किसके काल में आया था, बार बार ये यात्री पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन्हें मिला दें। निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक, एथेनियस निकितिन, डिमोगो पायस। ठीक, तो इनको जो है इस सूची को मिला दें। निकोली कोंटी जो है इटली का यात्री है और पहला यात्री है जो सपरिवार भारत आया था। तो सपरिवार आने वाला पहला, हालांकि इसके परिवार को बाद में अरब यात्रियों ने मार दिया था, लेकिन यह भारत में और विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर के शासकों के काल में आया था। अब्दुल रजाक फारस के शासक शाहरुख का दूत है, जो कालीकट के जमोरिन के दरबार में आया था। वहीं से यह विजयनगर में 2 वर्ष रहा था। विजयनगर साम्राज्य में आकर 2 वर्ष रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य के विषय में कुछ बातें बताता है। एथेनियस निकितिन, यह भी विजयनगर के काल में आया था और पहला यात्री है जो भारत में गरीबी का उल्लेख करता है। भारत में गरीबी का उल्लेख करने वाला पहला यात्री है। बताता है कि जो गाँव की जनता है वो निर्धन है, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर पाती है, और जो अमीर है, जो संभ्रांत वर्ग हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो यह बात निकितिन ने ही कही थी। तो इनको आप मिलाएं। कोई आंसर आया? 17 डी। पहला का कृष्णदेव राय, बी 2, बी मोहम्मद शाह, एथेनियस निकितिन 3, डिमोगो पायस। ये आपका ये निकोलो कोंटी जो आया है, यह आया है देवराय प्रथम के काल में। निकोलो कोंटी संभवतः एक ही विकल्प एक ही से आप मिला लेते हैं। तो देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंटी आया। अब्दुल रजाक ये देवराय द्वितीय के काल में आया। निकितिन मोहम्मद शाह तृतीय, ये बहमनी शासक हैं, बहमनी साम्राज्य में आया है। यह विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया है, लेकिन विजयनगर के शासकों के भी विषय में, वहाँ की सामाजिक स्थिति के विषय में भी बताता है। डिमोगो पायस यह आपका कृष्णदेव राय के काल में आया। कृष्णदेव राय के काल में एक और यात्री आया था, बारबोसा। तो बारबोसा भी कृष्णदेव राय के काल में आया है। ठीक, तो ये आपका ठीक है। आगे चलें। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राष्ट्रीय प्रेस के जो कोई बात नहीं, सही गलत होता रहता है।
तो ये आप राष्ट्रीय प्रेस के जो संस्थापक हैं, जहाँ भी राष्ट्रीयता की बात आए और कुछ ना समझ में आए तो आप राजा राम मोहन राय को लगा दें। जहाँ कोई किसी विकल्प कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं जानते हैं आप, राजा राम मोहन राय हैं तो उन्हें आप लगा दें। पहली बार अगर कोई बात राष्ट्रीयता के संदर्भ में की जा रही है और राजा राम मोहन राय विकल्प में है, आप उस प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं, तो आप राजा राम मोहन राय को लगा सकते हैं। एक रिस्क यहाँ ले सकते हैं इन पे, ठीक। तो राजा राम मोहन राष्ट्रीय प्रेस के, इनकी जो पत्रिकाएं हैं, संवाद कौमुदी 1821, मिरातुल अखबार, ब्रह्मानिकल मैगजीन। तो 1821 1822 में ये पत्रिकाएं हैं। ये बंगाली में है, ये मिरातुल अखबार फारसी में है, ये अंग्रेजी में है, ब्रह्मानिकल मैगजीन, ठीक। निम्न में से कौन सा पत्र जो अंग्रेजों द्वारा संपादित किया जाता था सबसे रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी माना जाता था? सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी यानी वो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में या राष्ट्रीय नेताओं के संदर्भ में सबसे प्रतिक्रियावादी पत्र माना जाता था। ये सभी अंग्रेजों द्वारा ही संपादित पत्र हैं और इसमें से आपका इंग्लिशमैन, स्टेट्समैन, ये दोनों कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। पायनियर इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। मद्रास मेल आपका मद्रास से प्रकाशित होता था। सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होता था। तो ये सभी अंग्रेजी पत्र हैं और इसमें सबसे प्रतिक्रियावादी जो माना जाता है वो इंग्लिशमैन माना जाता है और सबसे उदारवादी जो माना जाता है स्टेट्समैन माना जाता है। ये सबसे उदारवादी था। यह जो मद्रास मेल है यह अंग्रेज व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था। तो व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में यह अंग्रेज व्यापारियों के, भारतीय व्यापारियों के नहीं। और ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। वर्नाकुलर एक्ट का इसी ने विरोध किया था, पायनियर ने ही। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124A कब जोड़ी गई थी? बड़ा चर्चित इस समय है। धारा 124 है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। तो धारा 124A कब जोड़ी गई? भारतीय दंड संहिता किन परिस्थितियों में जोड़ी गई? तो धारा 124A जो जोड़ी गई ये बहावी आंदोलन की परिस्थितियां थी उस समय। 1867 का जो प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम जो बना था, प्रेस को लाइसेंसिंग के लिए, तो उसके बाद 1869-70 में बहावी आंदोलन अपने चरम पे था। उसी को नियंत्रित करने के लिए 124A जोड़ा गया। राजद्रोह के मामलों को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो पत्र पत्रिकाओं, किताबों आदि के माध्यम से जो दुष्प्रचार आदि, राजद्रोहात्मक जो लेख आदि छपते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ समाचार पत्र हैं और उसके प्रकाशक या संपादक हैं। सोम प्रकाश बड़ा ही चर्चित पत्र है और जो वर्नाकुलर एक्ट 1878 लिटन द्वारा लाया गया था, उस एक्ट के मार्फत कार्रवाई होने वाला यही एकमात्र पत्र था कि उस एक्ट के तहत इस पत्र पे कार्रवाई की गई थी। तो इसको आप मिला दें। सोम प्रकाश जो है यह आपका ईश्वरचंद विद्यासागर 1859 में यह पत्र निकलता था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष द्वारा निकलता था 1868। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 कानपुर से। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा 1899। तो ये आपके पत्र हैं। आगे चलें। और ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी खासियत यह है कि यह बंगाली में थी और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तब उससे बचने के लिए रातों रात यह अंग्रेजी में
प्रकाशित होने लगी। अगला अंक इसका सुबह अंग्रेजी में आया, पहले ये बंगाली में आती थी, लेकिन अगला वर्नाकुलर एक्ट लागू होने के अगले सुबह यह अंग्रेजी में आया, क्योंकि वह एक्ट सिर्फ भारतीय भाषाई पत्रों पे लागू होता था, अंग्रेजी माध्यम के पत्रों पे नहीं लागू होता था। तो इस पत्र की ये विशेषता थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके काल में की गई? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब स्थापित हुआ था? इसका अगर समय आपको ध्यान हो तो आप 1835, तो इसको आप बड़े आराम से, ठीक, इनके समय तो कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया है, ठीक। निम्न में से किस आयोग का कार्यक्षेत्र सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित जिसका कार्यक्षेत्र था, मैकाले आयोग, सैडलर, हॉल्टिंग आयोग, हंटर आयोग। तो मैकाले 1835, सैडलर आयोग 1917, हॉल्टिंग 1927, जब साइमन कमीशन आया था तब उन्होंने इसे स्थापित किया था, और आपका हंटर आयोग 1881-82 हंटर आयोग। तो इसमें वुड डिस्पैच के बाद जो आयोग गठित हुआ वो हंटर आयोग था। तो 23 डी बिल्कुल सही। हंटर आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, इसको अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय शिक्षा पे नहीं देनी थी, और यह जो है इसको अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय शिक्षा पर देनी है। और विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां छात्रों में बढ़ गई थी उसके लिए इसका गठन किया गया था सैडलर आयोग का, ठीक। किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई? किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई? हॉल्टिंग, कोठारी समिति, राधाकृष्णन आयोग? कोई नहीं। 24 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1953 में जो की गई वह किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? 24C बिल्कुल सही, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। और इसी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि शिक्षा को कहाँ कर दिया जाए? समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। समवर्ती सूची में शिक्षा को डालने संबंधी सिफारिश भी इसी आयोग की थी। 1946-47 में गठित हुआ था। उसके बाद आपका कोठारी आयोग बनता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का जनक राजा राम मोहन राय, मैकाले, चार्ल्स ग्रांट, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक शिक्षा के समर्थक सभी हैं, लेकिन विशेषकर संस्थापक किसे माना जाएगा? अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की बात आधुनिक संदर्भ में सबसे पहले जिसने की थी वो है आपके चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड घोषणा पत्र, हंटर आयोग की सिफारिश, थॉमस रैले आयोग की सिफारिश, और आपके कोई नहीं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 25B मैग्ना कार्टा किसे बोला गया है? तो मैग्ना कार्टा जो है 1853 में, जो 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और उन्होंने शिक्षा पर पूरा अपना एक प्रोग्राम भारत सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत में रखा था। और इसी में
प्रांतों में एक सार्वजनिक लोक शिक्षा विभाग के गठन की बात की गई थी। इसी में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई थी। और आपके 3 विश्वविद्यालय जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित हुए वो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे थे। इसमें जो है शिक्षा में ग्रांट अनुदान देने की सरकार जो है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको अनुदान भी दे, इसकी भी बात की गई थी। व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की गई थी, महिलाओं की शिक्षा पे भी बात की गई थी। यानी शिक्षा के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पे इसमें बात की गई थी वुड घोषणा पत्र को, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। हंटर आयोग को आपने देखा ही कि ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में टॉमस रेले कर्जन के समय जो एक बैठक बुलाई गई थी 1901 में शिमला में, 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो इनकी सिफारिशें क्या थी? इनकी सिफारिशें थी कि सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण, कॉलेजों पर नियंत्रण बढ़ा देना था, यानी और उन्हें सरकारी नियंत्रण में रख दिया गया। ठीक, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 1913 में ही गोखले ने ये बात कही थी कि निःशुल्क शिक्षा की बात कही थी प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, लेकिन सरकार ने उसको उस समय निःशुल्क के संदर्भ में नहीं माना। उसने कहा निरक्षरता दूर करना हमारा उद्देश्य हो सकता है। तो निःशुल्क शिक्षा की बात 1913 में नहीं मानी गई, बाद में हाउटिंग समिति के समय ये बात स्वीकार की गई। ठीक, हालांकि 1906 में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क घोषित कर दी थी सबके लिए। तो 1906 में बड़ौदा में सबसे पहली बार निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम, अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, अनुज्ञप्ति अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1867 का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। तो सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बात 1799 में की गई। ठीक, यह लेकिन बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स आए तो यह काल आपका वेल्जली का है। वेल्जली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए तो वो इस बात को नहीं चाहते थे, तो इसको बड़ा ही इसका कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया। फिर एडम्स जब आए तो उसी समय बर्किंघम थे, बर्किंघम ने एडम्स को परेशान किया था। तो एडम्स जब आए तब उन्होंने अनुज्ञप्ति अधिनियम लाया। ठीक, फिर 1857 का, अच्छा, जब एडम्स लाए उसके बाद बेंटिक आते हैं तो उसको समाप्त कर देते हैं। बेंटिक हालांकि नहीं समाप्त करते हैं, बेंटिक ने इस तरह का विचार व्यक्त किया था। चार्ल्स मेटकाफ जब गवर्नर जनरल बनते हैं तब वो उसे समाप्त कर देते हैं। तो प्रेस को मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह आया तब 1857 अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया। सिर्फ 1 वर्ष तक यह अधिनियम रहा, फिर जो है प्रेस मुक्त हो गया इससे। बाद में 1867 में यह प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नहीं आया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था प्रेस को रेगुलेट करना, नियमित करना, नियंत्रित करना नहीं। इसमें आपको जो भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उसमें संपादक का नाम लिखना है और संपादित जो प्रकाशन स्थल है उसका नाम सिर्फ लिखना है। यही बात इसमें कही गई थी। ये जो वर्नाकुलर एक्ट है 1878 भारतीय भाषाई समाचार पत्र अधिनियम, तो इसमें ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई कि वो किसी भी पत्र को जब्त कर सकता है, जमानत मांग सकता है, जब्त कर सकता है और उसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। तो अपील न्यायालय में नहीं होगी यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। तो यही जो है आपका मुंह बंद करने वाला अधिनियम, बिल्कुल सही आंसर 27 भी। बाद में फिर जो है 1908 में जब कर्जन के बाद जब राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ गई थी तब 1908 समाचार पत्र अधिनियम आया, फिर 1910 समाचार पत्र अधिनियम आया। हाँ, ठीक। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। अब कोई नहीं है ना? नहीं, ठीक है, ठीक, चलिए, धन्यवाद।